हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। एमएससी 205 का जो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके मैं गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आपने कहा था कि मैम दोनों क्वेश्चन मैम सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है। इसके समक्ष मुद्दों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इसके समक्ष मुद्दों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय का सुझाव दीजिए। दो चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय का सुझाव दीजिए। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूँ। ये क्वेश्चन भी उतना ही 20 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो ये क्वेश्चन 1, इसको क्वेश्चन 1 आप काउंट कर सकते हैं कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला इसके समक्ष मुद्दों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय का सुझाव दीजिए। तो जो आप सुझाव दोगे ना वो 4 नंबर का होगा। ये जो सेकंड है इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं, ठीक है, मुद्दे और चुनौतियां, वो 8 नंबर का होगा। और भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो ये भी 8 नंबर का होगा। तो ये दोनों जो 8-8 नंबर का, ये कम से कम आपको 4-4 पेजेस देना होगा। और ये जो 4 नंबर का है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको 2 पेजेस में देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से 4-4 8 8 2 10 पेज हो जाएगा। 10 पेज नहीं भी तो कम से कम 8 पेज का आंसर तो देना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। मार्क्स को ध्यान में रखते हुए चलिए आइए देखते हैं आगे हम लोग इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व भारत में श्रम बाजार परिदृश्य की केंद्रीय विशेषताओं में से एक बन गया है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधे भाग का योगदान करता है, ठीक है। रोजगार के मोर्चे पर इसका प्रभुत्व ऐसा है कि कुल कार्यबल का 90% से अधिक भाग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में संलग्न है। मतलब जितना भी कार्यबल है ना, उसका 100 में से 90% भाग क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र के। अनौपचारिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है, सरकार के नियंत्रण से आज़ाद होता है, उसे अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गया, जैसे टाटा स्टील कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो वैसे ही प्राइवेट कंपनी सबको अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्राइवेट जो भी वर्क रहता है वो सबको, ठीक है। तो ये सब क्या 90% से अधिक भाग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में संलग्न है। तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ही अपना जीवन यापन कर रही है 90% से अधिक जनसंख्या, ठीक है, कुल कार्यबल का। फिर बोला सरकार ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के कई प्रयास किए। गवर्नमेंट ने चाहा कि अनौपचारिक जो अर्थव्यवस्था है उसको बंद करके उसको औपचारिक रूप दे दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, वस्तु सेवा कर लगाया, ठीक है। इसका आरंभ किया जीएसटी का, डिजिटल भुगतान प्रणाली की, ई श्रम योजना जैसे विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का नामांकन। ये सभी अर्थव्यवस्थाओं के औपचारीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ही था, ठीक है। उपयुक्त तो सभी प्रयास औपचारीकरण के राजकोषीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। इसके बावजूद औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में अधिक उत्पादक है और औपचारिक क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच है। इस प्रकार भारतीय अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने के लिए बहुआयामी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। अंतर क्या है, इससे आपको क्या औपचारिक भी क्लियर हो जाएगा, अनौपचारिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये डिफरेंस जरूर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिएगा आंसर में अगर पूछा तो। औपचारिक क्षेत्र में बोला है कि औपचारिक क्षेत्र में नियोक्ता और नियुक्ति यानी कर्मचारी के बीच एक औपचारिक अनुबंध होता है, जहां पूर्व निर्धारित कार्य शर्तें होती है। इस क्षेत्र में एक ही वातावरण में काम करने वाले लोगों को संगठित समूह शामिल होता है, ठीक है, और वे कानूनी एवं सामाजिक रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं, ठीक। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व में संचालित सभी अनगिनत निजी उद्यम शामिल होते हैं। निजी उद्यम मतलब प्राइवेट कंपनी, और जो स्वामित्व या साझेदारी के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं की बिक्री में संलग्न होते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, उसका आंसर यहाँ पे अनौपचारिक क्षेत्र में संबंधित हाल की जो सरकारी पहले है, प्रमुख सरकारी पहले, वो क्या क्या है। पहला है ई श्रम पोर्टल, आपको पता है ये अभी अभी लॉन्च हुआ है कुछ समय पहले। फिर है श्रम संहिता, उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उसके बाद भारत के अनौपचारिक कामगार वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन। श्रम पोर्टल के अनुसार अनौपचारिक कामगारों का वर्तमान परिदृश्य, सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण। श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 27.69 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों में से 94% से अधिक की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे कम है। सही बात है, प्राइवेट में कितना 10,000 से कम, 10,000 मिलता है या उससे कम मिलता है, या 15,000 मिलता है ज़्यादा मेहनत करने पे, ठीक। यहाँ नामांकित कार्यबल का 74% से अधिक अनुसूचित जाति है, एससी है, अनुसूचित जनजाति एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित है, ठीक है।
पर भी पंजीकृत किया गया 61.72% कामगार 18 से 40 आयु वर्ग के हैं, जबकि 22.12% कामगार जो है 40 से 50 आयु वर्ग के हैं। लिंगवार विश्लेषण में पंजीकृत कामगारों में 82.81% महिलाएं हैं और 47.19% पुरुष है। व्यवसाय वार विश्लेषण में कृषि क्षेत्र शीर्ष पर है, जहां नामांकित 52.11% कामगार कृषि क्षेत्र में संलग्न है। इसके बाद घरेलू एवं पारिवारिक कामगारों और निर्माण श्रमिकों का स्थान है, जो नामांकन में क्रमशः 9.93% और 9.13% हिस्सेदारी रखते हैं। संबंधित जो चुनौतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो लैंगिक असमानता सबसे पहले तो लिंग असमानता का मतलब मैं आपको बता दूं, जो भी स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता विद्यमान होती है कि ये स्त्री है ये काम नहीं कर सकती है, पुरुष है ये काम कर सकते हैं। स्त्रियों को कम वेतन पर अधिक मेहनत लिया जाता है, मतलब अधिक काम करवाया जाता है उनसे, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये सब लैंगिक असमानता के अंतर्गत आती है। बहुत सारी महिलाएं प्राइवेट सेक्टर में काम करने जाने से भी डरती है, क्योंकि वहाँ पे जो अनलीगल वर्क होता है, छेड़खानी होती है उन लोगों के साथ, उन लोगों को गलत नज़रिए से देखा जाता है, इसकी वजह से भी वो काम नहीं कर पाती है। तो ये सब जितनी भी आती है लैंगिक असमानता के अंतर्गत आती है। महिलाएं अनौपचारिक प्रतिभागियों में बहुसंख्यक का गठन करती है, लेकिन उन्हें न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है। सही बात है, महिलाएं अपना मेहनत बहुत ज़्यादा देती है, उन्हें लाभ कितना एकदम न्यूनतम कम प्राप्त होता है, जहाँ कम भुगतान, आय में अस्थिरता और एक सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी जैसी स्थितियाँ मौजूद होती है। इसने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को भी उल्लेख किया है। इसके रूप से उन्होंने बताया है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2021 में जो महिला श्रम बल की भागीदारी थी वो घटकर 21.2% रह गई है, जो एक वर्ष पूर्व 21.9% थी। फिर आर्थिक शोषण, परिभाषा के अनुसार औपचारिक रोजगार में कई लिखित अनुबंध सवैतनिक अवकाश नहीं होता है। सही बात है, प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे संडे को भी छुट्टी नहीं रहता है, एक्सटर्नल वर्क भी आपसे लिया जाता है, इसलिए कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं होती, ना ही कार्य के सत्तों पर ध्यान दिया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र के लिए वेतन संहिता 2019 कोड ऑन वेजेस 2019 अभी भी दायरे और प्रभावकारिता में सीमित है। अनौपचारिक कामगार आमतौर पर दायरे में सबसे कम शामिल होते हैं, क्योंकि यदि कोई राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशिष्ट नौकरी को शामिल करने से इनकार कर देती है तो यह न्यूनतम मजदूरी मानदंड के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद कराधन की कमी, कराधन में भी कमी होता है, ठीक है। फिर पृथक आंकड़ों का अभाव होता है, कोई निश्चित कार्य समय नहीं होता है, गरीबी का भंवर जाल होता है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों में व्याप्त गरीबी दर जो है संगठित क्षेत्रों के समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक होती है। कम मजदूरी के कारण कम पोषण ग्रहण और उत्पन्न स्वास्थ्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे बच्चे इनके रहते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। संवेदनशील, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अनौपचारिक क्षेत्रों पर असंगत रूप से अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। अगर इनका अपना नुकसान होता तो इनका आर्थिक ही नुकसान होगा, उसकी भरपाई उन्हें उसमें काम करे सभी लेबर मजदूर सबको मिल के करना पड़ता है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। अब इसको दूर करने के उपाय हम देखेंगे। पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, जो भी नामांकन प्रक्रिया होती है ना उसको सरल बना देना होगा, और स्व सहायता पहल जो अनौपचारिक श्रमिकों को संगठित करे, आत्मनिर्भर के निर्माण में योगदान दे सकती है, उनकी कार्य स्थितियों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकती है। फिर अनौपचारिक क्षेत्र का व्यापक डेटा उपलब्ध कराना होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर एक व्यापक सांख्यिकी आधार का निर्माण करना आवश्यक है, ताकि नीति निर्माता सूचना संपन्न निर्णय लेने में सक्षम हो सके। सही बात है, अगर डेटा सही रहेगा तो ही डिसीजन लिया जा सकता है कि इस डेटा पे कितना क्या खर्च करना है, कैसे करना है। फिर वेडिंग राइट्स, वेंडर्स को उनके स्थानों पर उपलब्ध वेडिंग राइट्स स्थान और उसके आसपास के वातावरण के प्रति उनकी जवाबदेही में वृद्धि कर सकेंगे। शुल्कों के भुगतान के लिए वेंडर्स को स्थान और समय विशिष्ट को लाइसेंस देने से भी स्थानीय प्राधिकरण के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस राजस्व का एक हिस्सा पेयजल सुविधाओं, शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा संग्रह आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत निवारण तंत्र, उसके बाद अनौपचारिक कामगारों की शिकायतों को समय समय पर एक सुलभ और आधिकारिक निगरानी तंत्र के माध्यम से सुना जाना चाहिए और उनका निवारण किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर लैंगिक आधार पर वेतन समता, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देते हैं। महिला खेतिहरी मजदूरों को आमतौर पर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।